आजम खान को जेल पहुंचाने में जिस शख्स का एक सबसे बड़ा अहम योगदान था, रोल था, वो हैं आकाश सक्सेना जी, जो कि बीजेपी से खुद रामपुर विधानसभा से उम्मीदवार हैं और लंबी कानूनी लड़ाई आजम खान के खिलाफ लड़ रहे हैं और अब सियासी लड़ाई में भी आप उतरे हैं। सर, आदमी एक केस दर्ज करवाने में उसकी चप्पलें घिस जाती हैं, थाने में इतनी बार चक्कर काटता है। आपने आजम खान जैसे एक ताकतवर सियासी नेता के ऊपर 1, 2, 3 केस नहीं, 80 से ज़्यादा केस आपने दर्ज करवाया। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि केस अगर सही हो और सबूतों में दम हो तो मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में केस को दर्ज कराना कोई बहुत बड़ी बात है। मेरे जितने भी जो केसेस आजम के ऊपर हैं वो सारे केसेस पेपर एविडेंस के आधार पे हैं। एक केस भी अगर वो कोई साबित ये कर दे, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया होती है, हर चीज़ जांच के बाद केस दर्ज किया जाता है और जब पेपर एविडेंस की बात आती है तो बारीकी से पहले जांच होती है। जिस तरीके से आजम ने अपने बेटे के 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाए, 2 पैन कार्ड बनवाए, 2 पासपोर्ट बनवाए, उसकी पहले बारीकी से जांच हुई। जांच के बाद फिर उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई। सबसे बड़ी बात क्या है कि हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में 1.5 साल के अंदर उस निर्णय में उन्होंने साफ कहा कि हाँ, दस्तावेज ये फर्जी थे, जिस पे उनकी विदाई की गई। हिंदुस्तान में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पेपर एविडेंस के आधार पर कमी पाए जाने पर जिनकी विधायगी को छीना गया है। उन 14-15 लोगों में से एक अब्दुल्ला आजम आते हैं। सर, लेकिन ये भी हिंदुस्तान बहुत कम उदाहरण है कि विधायकी जाने का श्रेय बीजेपी के उम्मीदवार भी ले रहे हैं और कांग्रेस के भी उम्मीदवार ले रहे हैं। अभी नावेद मियां भी कह रहे हैं कि मेरी शिकायत पर जो है विधायकी चली गई, आप कह रहे हैं कि आपकी शिकायत पर जो है। देखिए, एक नियम होता है, इलेक्शन पिटीशन जो होता है वो पीड़ित व्यक्ति दायर करता है। अच्छा, आजम के बेटे के खिलाफ नावेद मियां लड़े थे क्योंकि वो सेकंड थे, उनकी तरफ से इलेक्शन पिटीशन दायर हुई, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन उस पिटीशन में जो कोर्ट ने जो माना वो बर्थ सर्टिफिकेट को अहम माना। अच्छा, उसमें पैन कार्ड को अहम माना। अच्छा, पासपोर्ट को अहम माना। अच्छा, उसी कागजों के आधार पर जिस तरीके से कोर्ट ने निर्णय दिया और वो एक ऐतिहासिक निर्णय था। अच्छा सर, आपके कागजों में जब इतना ही दम था तो 2017 में जब बीजेपी की सरकार आई तब उसके बाद क्यों केस दर्ज होने का सिलसिला चला? उससे पहले क्यों नहीं आप दर्ज करवा पाए? देखिए, 2017 जनवरी में जब आजम के बेटे ने अपना नामांकन किया था, हमने नामांकन के समय तभी भी आपत्ति लगाई थी कि डेट ऑफ बर्थ में फ़र्क है और उस समय हमने ये कहा था कि हाई स्कूल की जो मार्कशीट है वो फर्जी है। लेकिन भाई चूँकि सरकार थी, मंत्री थे, बल्कि मुख्यमंत्री मैं नहीं कहूँगा, जो 4.5 जो मुख्यमंत्री थे उसमें आधे मुख्यमंत्री ये भी थे, तो वहाँ सुनने को कौन तैयार था उस समय? उस समय शासन कहाँ चलता था? ये तो रामपुर तो केंद्र शासित ज़िला था। केंद्र शासित जिला था? बिल्कुल बिल्कुल। रामपुर का तो हाल वो था कि अगर आप किसी से पूछेंगे, अखिलेश यादव जी तो खुद रामपुर के ज़िले से परेशान थे। अच्छा, तो यहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। सर, इतने आप कह रहे हैं कि आजम खान शासित जिला था, इतने ताकतवर आदमी थे, तो आपने उनके खिलाफ क्यों लड़ाई? ऐसी क्या आपने वो देख ली कि आप उन्हीं के पीछे पड़ गए और आपने सियासी लड़ाई तो छोड़िए, सियासी लड़ाई से पहले आपने इतनी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी? ऐसा क्या मतलब, कोई व्यक्तिगत आपकी उनसे? नहीं, मेरा कोई व्यक्तिगत नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ व्यक्तिगत सर जरूर रहा होगा, वरना 80 केसेस को दर्ज करवाना और इतनी बड़ी आपके यहाँ किताबों का ढेर लगा हुआ है, तमाम सारे मीडिया में ये भी कहा जा रहा है आप वकील हैं। नहीं, देखिए, किसी केस के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी रखना मुझे लगता है वो समझदारी रहती है। तो मेरा ये अपना एक तरीका है कि पहले चीज़ों को पहले खुद समझो, उसके बाद बाहर वाले को समझाने की कोशिश करो। तो मैंने भी शुरू से यही किया। और बात रही जब आजम खान से दुश्मनी की है, उसकी मेरी सामाजिक लड़ाई है। मैंने रामपुर के गरीबों की लड़ाई लड़ी है, मैंने रामपुर के दलितों की लड़ाई लड़ी है, मैंने रामपुर के मुसलमानों की लड़ाई लड़ी है। तो आपको कुछ नुकसान पहुँचाया? नहीं, मुझे जीवन में आजम ने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। लेकिन अगर मैं यही सोचूंगा कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया तो मैं क्यों बोलूं? ऐसा नहीं होता। हमेशा दूसरों के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। सर, कभी डर नहीं लगा?
देखिए, जब चीज़ें होती हैं तो डरा नहीं जाता था। अच्छा। और डर तो अब बहुत दूर की बात है। डर तो आज़म रहा है, जो अपने बेटे की रिहाई 18 सितंबर पे होने के बाद आज 3 महीने के बाद अपने बेटे को छोड़ रहा है। डर तो वो रहा है। अच्छा, अभी अब्दुल्ला ने ये आरोप लगाया है कि सरकार जो है आज़म खान को एक तरीके से मरते मरते आज़म खान बचे हैं, कोविड हुआ उनको और उनको 9 दिन के बाद में अस्पताल पहुंचाया गया। तो सियासी लड़ाई इतने निचले स्तर पर मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए कि किसी के जान के साथ खिलवाड़ किया जाए। देखिए, आज़म और आज़म का बेटा, इन दोनों ने झूठी मीडिया की में हमेशा खबरों से ही सुर्खियां बटोरी हैं। सच्चाई आप जानने की कोशिश कीजिए। आज़म खान को 1 तारीख को कोरोना हुआ था। लखनऊ से केजीएमसी की एम्बुलेंस आती है, जो कि सीतापुर जेल की जीडी में दर्ज है। आज़म 1 तारीख की शाम को ये कहते हैं कि मैं लखनऊ नहीं जाऊंगा। वो भी जीडी में जेलर के द्वारा दर्ज है कि आज़म खान ने एम्बुलेंस को भेजने से मना किया। एक बस अंतिम सवाल है, बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी, इतना बड़ा मंत्री ये सब क्या चोरी करेगा? मतलब देखिए, बहुत अच्छी आज आपने ये बात पूछी है। बकरी चोरी, भैंस चोरी, ये मुद्दा आज़म के लोगों ने स्वयं बनाया, जबकि असली बात मैं आपको बहुत बताता हूँ। बात है क्या है? 40 घर हैं, यतीम खाने के 40 घर हुआ करते थे। नवाबों ने जो यतीम हुआ करते थे उनको वहाँ 40 घर दिए हुए थे। चूँकि वो आज़म उसको उस संपत्ति पे अपना कब्जा करना चाहते थे, तो उन घरों का खाली होना बहुत ज़रूरी था। रातों रात पहले बफ में से उसको वहाँ से हटवाकर अपनी दर्ज करवाया, उनकी जीविका को छीनने का काम किया है। और उसमें आज़म के कारिंदे, कुछ सरकारी अधिकारी और आज़म स्वयं शामिल थे। ये सिर्फ एक मजाक बनाया गया है ये, जबकि सत्यता ये है कि उन गरीबों की जीविका को छीना गया था। चलिए आकाश जी, आपको शुभकामनाएं कि आपने इतने ताकतवर मंत्री के खिलाफ इतने सारे केसेस दर्ज करवाए, किताबें, वकील तो अब आप बन ही गए होंगे, मतलब व्यवहारिक वकील आप बन गए होंगे। नहीं, सब सीखा है सब आप लोगों से, और जितने जो जिन्होंने मेरा साथ दिया है सबसे सीखा। और मुझे शौक़ रहा है अच्छी चीज़ों को अपनाने का, अच्छी चीज़ों को सीखने का, मेरा हमेशा शौक़ रहा है।